नमस्कार दोस्तों, नरेश आईएएस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आरएएस मुख्य परीक्षा के सिलेबस में समाज शास्त्र से संबंधित कुछ टॉपिक शामिल किए गए हैं और उन टॉपिक्स को कैसे कवर किया जाए, क्योंकि आरएएस मेंस एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी स्तरीय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस पूरे टॉपिक को हमने हर डायमेंशन से कवर किया है और 155 क्वेश्चन और उसके आंसर, मॉडल आंसर तैयार किए गए हैं। इनको आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र विषय का पूरा जो सिलेबस है आरएएस मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग वह आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगी। आप सिर्फ उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रिंट फॉर्म में आपको उसकी एक हार्ड कॉपी दी जाएगी और सभी क्वेश्चंस के सॉल्व्ड आंसर भी आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को वीडियो डिस्कशन के रूप में भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो पूरा सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसे हमने 3 मॉड्यूल्स में आपके लिए तैयार किया है। आरएएस मेंस एग्जाम और आईएएस मेंस एग्जाम के लिए हम पर्सनली कोचिंग क्लास प्रोवाइड करते हैं। बहुत कम बच्चों को पर्सनली हम लोग टीच करते हैं, गाइड करते हैं। तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। आईएएस मेंस के चारों जीएस के पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ऐसे राइटिंग पेपर और आरएएस मेंस के लिए। तो उसी से संबंधित एक इंफॉर्मेशन आपको ये दी जानी थी। तो कुछ क्वेश्चंस जो हमारा सेट है 155 क्वेश्चंस का, उसमें से अभी आपके सामने यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्रीय विचार के विकास से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर आपको 15 शब्दों में लिखना है। तो आपका सिलेबस यहीं से शुरू होता है कि डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना चाहिए, 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य ऑगस्ट काम्ट से मैक्स वेबर तक समाज शास्त्र का राजनीति शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन एवं स्थापना ही समाज शास्त्रीय चिंतन का विकास है या समाज शास्त्रीय विचार का विकास है। तो सामाजिक विचार और समाज शास्त्रीय विचार में अंतर होता है और आपको पता होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी से पहले तक समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय नहीं माना जाता था। इसे दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। लेकिन फ्रांस के समाजशास्त्री और विद्वान ऑगस्ट कॉम्ट ने सबसे पहले इस दिशा में कार्य किया, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो समाज का उद्भव कैसे होता है, किन परिस्थितियों में, फिर सामाजिक व्यवहार, सामाजिक नियम, सामाजिक परंपराएं कैसे धीरे धीरे डेवलप होती हैं, यहीं से समाजशास्त्रीय विचार का विकास आरंभ होता है। और 20वीं शताब्दी तक ऑगस्ट कॉम्ट के बाद हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्की, मैक्स वेबर, बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इस दिशा में अपने कॉन्सेप्ट दिए और उस सबको मिला करके एक समाजशास्त्रीय विचार का विकास विकसित हुआ। के उद्भव का ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत क्या है। देन इसका आंसर भी आपको 15 शब्दों में लिखना है। जीएस घुरिये एवं डुब्बे अब्बाई के अनुसार जाति प्रथा ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति एवं राजनीतिक योजना का फल है, जिसके अनुसार ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता एवं सम्मान को बनाए रखने के लिए जाति प्रथा को जन्म दिया। तो देन जाति प्रथा का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह बुद्धिजीवियों, समाजशास्त्रियों के मध्य अभी तक विवाद का विषय है। कई प्रकार के सिद्धांत और थ्योरीज हैं इस मामले में। तो ब्राह्मणों की जो चतुर्युक्ति का सिद्धांत है या स्ट्रैटेजिक प्लान्स कहा जाता है ब्राह्मण्स का, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे और वर्ण व्यवस्था से आगे जाति व्यवस्था कैसे विकसित हुई। तो कहीं ना कहीं इसमें ब्राह्मणों ने इस तरीके से प्लानिंग की कि चारों वर्णों में ब्राह्मण का जो सर्वोच्च स्थान था, उस सर्वोच्चता सम्मान को कैसे मेंटेन किया जाए, उसको स्थायी आधार कैसे दिया जाए। यह तभी हो सकता था जब वर्ण के स्थान पर जाति जैसी
जन्म आधारित व्यवस्था को स्वीकार किया जाए। तो ये एक थ्योरी है जो जीएस गुरिये और अब्बाई साहब इसको मानते हैं। सामाजिक वर्ग संबंधी टॉपिक से क्वेश्चन है, जाति एवं वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। जाति एवं वर्ग में निम्नांकित आधार पर अंतर किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप 50 शब्द में भी लिख सकते हैं और 100 शब्द में भी लिखा जा सकता है। जैसे पहला अंतर है कि जाति एक बंद व्यवस्था होती है जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है। बंद व्यवस्था का अर्थ होता है कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके सामाजिक व्यवहार निश्चित होते हैं, अन्य जातियों से उसमें थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, जबकि वर्ग में खुलापन होता है। निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, इनके कोई ऐसे निश्चित व्यवहार, सामाजिक व्यवहार नहीं होते हैं। जाति का आधार जन्म होता है जबकि वर्ग का आधार आर्थिक होता है, यानी वर्ग आर्थिक आधार पर बनते हैं जिनकी समान आर्थिक स्थिति होती है, जैसे निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, धनी वर्ग, निर्धन वर्ग। जाति की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है जबकि वर्ग की सदस्यता अर्जित की जाती है। जिस व्यक्ति का जन्म जिस जाति में होता है तो वो जन्म से जाति के सदस्य बन जाता है, लेकिन किसी वर्ग का सदस्य बनने के लिए आपको प्रयास करना होता है, वो सदस्यता अर्जित की जाती है। जाति में व्यवसाय निश्चित होते हैं जबकि वर्ग में निश्चित नहीं होते हैं। सामान्यतः एक जाति का एक निश्चित पैटर्न होता है कि इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, और कुछ कार्यों के खिलाफ एक पूरा एक एनवायरमेंट होता है, एक सहमति होती है कि भाई इस प्रकार के कार्य हमको नहीं करने, जबकि वर्ग में ऐसा कुछ निश्चित नहीं होता। जाति में खान पान पर प्रतिबंध होता है जबकि वर्ग में नहीं होता है। जाति अंतर्विवाही समूह होता है जबकि वर्ग में अंतर्विवाही लक्षण नहीं पाया जाता। अंतर्विवाही का अर्थ होता है कि एक जाति के सदस्य अपनी जाति के भीतर ही विवाह कर सकते हैं, सामाजिक व्यवहार, सहवास संबंधी नियम लागू होते हैं। जाति वर्ग की अपेक्षा अधिक स्थिर होती है, तो वर्ग थोड़ा सा कम स्थिर होता है, क्योंकि निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग में शामिल हो सकता है अगर उसकी आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत हो जाती है, और उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति हो अगर वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाता है तो वो निम्न वर्ग में आ जाता है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। संस्कृतिकरण सब टॉपिक से क्वेश्चन बी, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? 15 शब्द में आप उसका आंसर लिखना है, तो आपको इस तरीके से लिखना चाहिए। समाजशास्त्री डॉक्टर मजूमदार के अनुसार उच्च जातियों द्वारा अपनी परंपरा एवं जीवन शैली का त्याग कर निम्न जातियों के रीति रिवाज को अपनाने की प्रक्रिया ही विसंस्कृतिकरण कहलाती है। देन संस्कृतिकरण तो होता है कि निम्न जातियां उच्च जातियों के व्यवहार, संस्कृति, परंपरा को अपनाती हैं, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी देखा गया है कि जहां ऊंची जातियों ने निम्न जातियों के व्यवहार को अपना लिया है। तो ऐसा मुख्यतः आर्थिक दृष्टि से हुआ है। जो उदाहरण के लिए ब्राह्मण जो उच्च जाति में आते हैं, समाज में उच्चतम स्थान पर हैं, आर्थिक दृष्टि से बेहद कमजोर हैं, तब उन्होंने निम्न जाति के कुछ व्यवसायों को अपना लिया और उस व्यवसाय के साथ पूरी परंपराएं, प्रथाएं भी एडॉप्ट की गई। ऐसा भारतीय समाज में कुछ क्षेत्रों में देखा गया है। स्थानीय प्रभु जाति से क्या तात्पर्य है? प्रभु जाति मतलब डोमिनेंट कास्ट। तो डोमिनेंट कास्ट की क्या परिभाषा होती है? ऐसी जाति जो किसी गांव या क्षेत्र में संख्या में अधिक हो, जिसके पास अधिक कृषि योग्य भूमि हो तथा राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति से भी युक्त हो, तो वो डोमिनेंट कास्ट कहलाती है। अब ये डोमिनेंट जो कास्ट है भले ही सामाजिक संरचना में, संस्थान में उच्च नहीं हो, लेकिन चूंकि इसके पास पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक पावर है और एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ये संस्कृतिकरण के लिए एक आदर्श बन जाती है। तो फिर कुछ जातियां इस जाति के व्यवहारों को अपनाने लग जाती हैं। तो भारत में स्थानीय प्रभु जाति, लोकल डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट भी तेजी से विकसित हो रहा है। लौकिकीकरण अर्थात पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, सेकुलराइजेशन, ये अनुवाद किया गया आरएस मेंस के सिलेबस में। लौकिकीकरण ने धर्म को कैसे प्रभावित किया है? इसका आंसर आप 50 शब्द में लिख सकते हैं, कम शब्द में भी लिखा जा सकता है और भी इसको बढ़ा सकते हैं। इसने धर्म के आंतरिक एवं बाह्य दोनों पक्षों को प्रभावित किया है। आंतरिक रूप से धर्म की स्थापित मान्यताओं, सिद्धांतों को तर्क एवं चिंतन के आधार पर अधिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया है, और बाह्य दृष्टि से धर्म द्वारा निर्देशित सामाजिक संस्कार जैसे विवाह, तलाक, नातेदारी आदि सामाजिक व्यवहार को अधिक न्याय संगत बनाया है। तो देन लौकिकीकरण का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाने के बाद राज्य पर धर्म का प्रभाव घट गया है, और इसके विपरीत धर्म की आंतरिक और बाह्य जो मान्यता है, स्वरूप है, उसमें बदलाव आया है। तो राज्य जब
पंथ निरपेक्ष स्वरूप का बन गया है, भारत में लौकिकीकरण के कॉन्सेप्ट को धारण कर लिया है, तब धर्म को इस बात का एहसास हो गया कि वो राज्य के ऊपर शासन नहीं कर सकता, राज्य को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए धर्म के आंतरिक स्वरूप में भी बदलाव आया है। धर्म की स्थापित मान्यताएं लौकिकीकरण के अकॉर्डिंग ज्यादा उदार हुई हैं, शिथिल हुई हैं, और अब राज्य संप्रभु संस्था बन गया है, इसलिए राज्य विवाह के नियम बनाता है। यानी राज्य ने विवाह की आयु तय की है, धर्म ने तय नहीं की है कि किस उम्र में लड़के लड़की का विवाह होगा। तलाक का नियम भी राज्य ने ही बनाया है। नातेदारी के सिस्टम भी राज्य ही अब रेगुलेट करता है। तो बाह्य दृष्टि से पहले ये सभी कार्य धर्म द्वारा निर्देशित होते थे, धर्म इनका रेगुलेशन करता था, उसमें बड़ा भारी बदलाव आया है। तो इस तरीके से भारत के लौकिकीकरण राज्य बनने के पश्चात या पंथ निरपेक्ष राज्य बनने के पश्चात धर्म के स्वरूप में बदलाव आया है। वैश्वीकरण के प्रमुख वाहक कौन कौन से हैं? इसका आंसर आपको 50 शब्द में लिखना है, और भी 100 शब्द में लिखा जा सकता है, इस पॉइंट्स का विस्तार कर सकते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बाजार, लागत, प्रतिस्पर्धा में सरकारें आगे बढ़ाती हैं। इसके प्रमुख वाहक ये हैं। यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है, मार्केट के द्वारा लीड की जाती है, कॉस्ट के द्वारा, लागत, कंपटीशन और गवर्नमेंट्स। तो इसको कौन कौन है जो आगे बढ़ाते हैं? पहला है न्यूनतम व्यापार बाधाएं। यदि सभी देश ट्रेड बैरियर्स को कम कर देते हैं, यानी एक दूसरे के आयात पर आयात की दर को अगर, और आयात पर लगने वाले जो शुल्क हैं, टैरिफ्स हैं, उनको अगर घटा देते हैं, आयात के खिलाफ जो अनावश्यक प्रतिबंध लगा देते हैं उनको कम कर देते हैं, तो विभिन्न देशों के बीच में अचानक से आयात और निर्यात तेजी से बढ़ जाता है। तो ये वैश्वीकरण को फिर आगे लीड करता है। न्यूनतम परिवहन लागत, अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाती है तो एक देश सड़क मार्ग, रेल मार्ग के माध्यम से दूसरे राष्ट्र से कांटेक्ट कर लेता है, कनेक्ट हो जाता है, फिर एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से भी जुड़ जाता है। अगर परिवहन लागत कम हो जाती है तो वैश्वीकरण तेजी से आगे बढ़ता है। संचार लागत कम हो जाती है तो ये भी वैश्वीकरण को आगे बढ़ाता है। सूचना एवं संचार तकनीक का विकास, विभिन्न प्रकार की तकनीक का विकास एवं प्रचार प्रसार, परमाणु तकनीक हुआ, अंतरिक्ष तकनीक हुआ, प्रतिरक्षा तकनीक हुआ, जैव तकनीक हुआ, ये सभी तकनीक दुनिया के सभी देशों के लिए आवश्यक है। इसलिए सभी देश इनको प्राप्त करने के लिए, इनके अनुप्रयोग के लिए, इनके विकास के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एक बड़ा फैक्टर्स है जो ग्लोबलाइजेशन को लीड करता है। अगला क्वेश्चन, दहेज निरोधक कानून 1961 के अनुसार दहेज की परिभाषा क्या है? इस कानून के अनुसार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को कोई संपत्ति या कीमती सामान विवाह के अवसर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दिया जाना ही दहेज है। तो कानून दहेज की परिभाषा तय करता है, और दहेज को रोकने के लिए भी प्रावधान इस कानून में व्यापक रूप में किए गए हैं। विवाह विच्छेद टॉपिक पर क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का विवाह विच्छेद के संबंध में क्या प्रावधान है? यह अधिनियम हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदायों में विवाह विच्छेद की अनुमति प्रदान करता है, किंतु अनुसूचित जनजातियों पर यह कानून लागू नहीं होता है। तो विवाह विच्छेद या तलाक का विधान क्या है, इस कानून में यह तय किया गया है। बाल विवाह टॉपिक से क्वेश्चन है, शारदा एक्ट क्या है? तो आप जानते हैं राजस्थान के ही बुद्धिजीवी थे हरविलास शारदा, उनके एडवाइस पर ही ये एक्ट ब्रिटिश सरकार ने उसमें बनाया था, जिसे शारदा कानून कहा जाता है 1929 का। तो यह कानून पहला कानून था जो काफी सक्षम था, जिसने भारत में बाल विवाह पर रोक लगाई और कम उम्र में लड़के लड़की की विवाह को प्रतिबंधित किया। तो 14 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया था, और उसके खिलाफ दंडात्मक प्रावधान सरकार के द्वारा किए जाने थे। भ्रष्टाचार टॉपिक से क्वेश्चन है कि संतानम समिति के अनुसार भ्रष्टाचार की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। तो संतानम समिति जो 1962 में गठित की गई थी, 1963 में समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, 1964 में सरकार ने इस दिशा में कार्य आरंभ किया। तो समिति ने कहा कि अपने कर्तव्यों से हटकर निजी हित साधने हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही करना या ना करना ही भ्रष्टाचार है। यानी अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं और उस सरकारी पद पर रहते हुए किसी कार्य को आप इसलिए करते हैं क्योंकि उससे आपका निजी हित पूरा हो रहा है, तो उसे भ्रष्टाचार माना जाएगा समिति के अनुसार। और आप किसी कार्य को इसलिए नहीं करते हैं सरकारी पद पर रहते हुए क्योंकि उससे आपको व्यक्तिगत रूप से कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए वो आप उसको नहीं करना चाहते, तब भी इसको भ्रष्टाचार माना जाएगा। तो कार्यवाही करना ना करना दोनों ही श्रेणियों में भ्रष्टाचार है। ये एनडीपीएस एक्ट क्या है? मादक पदार्थों का व्यसन टॉपिक से क्वेश्चन है। तो एनडीपीएस की फुल फॉर्म होती है
नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। तो आप जानते हैं कि नारकोटिक्स ड्रग्स कौन से ड्रग्स होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो हमारे नर्वस सिस्टम को, तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिसके माध्यम से हमारी सोचने समझने की क्षमता, व्यवहार और कई प्रकार के हमारी एक्टिविटीज प्रभावित होती हैं। तो ये कानून संसद ने पारित किया 1985 में, और इस कानून में ये लिखा गया है कि ऐसे ड्रग्स या प्रतिबंधित पदार्थ जैसे कि कोकीन, हेरोइन, इनका आप व्यापारिक लाभ की दृष्टि से ना तो उत्पादन कर सकते हैं, ना प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ना आप कंज्यूम्पशन कर सकते हैं, ना इनको परचेज कर सकते हैं, ना स्टोरेज कर सकते हैं, ना इसकी सेल कर सकते हैं। और अगर ऐसा किया जाता है तब इस एक्ट के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो सबसे बड़ी एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, वो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। दिव्यांगता संबंधी टॉपिक से ये क्वेश्चन है कि बौद्धिक दिव्यांगता को परिभाषित कीजिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो दिव्यांगता राइट्स, जो दिव्यांगता अधिकार कानून सरकार ने जो पारित किया 2016 में, तो उसमें एक तरफ तो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता को परिभाषित किया गया, दूसरी तरफ दिव्यांगजनों के अधिकार उसमें निर्धारित किए गए हैं। तो बौद्धिक दिव्यांगता को इस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति में बौद्धिक स्तर पर सीखने की प्रवृत्ति कमजोर हो जाती है, लर्निंग जो उसकी एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, सोचने एवं चिंतन करने तथा समस्याओं के बारे में योजना बनाने और उनके समाधान की तार्किक क्षमता कमजोर हो जाती है, तब उन्हें बौद्धिक दृष्टि से अशक्त या दिव्यांग माना जाता है। इस तरीके से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। 155 क्वेश्चंस का सेट है, वो आपको 3 तरीके से प्राप्त होगा। एक तो लिखित क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, दूसरा वो जो लिखित क्वेश्चन आंसर फॉर्म है वो वीडियो के फॉर्म में भी अवेलेबल है, उसके साथ ही अटैच है, और तीसरा इन सभी टॉपिक्स का जो ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी से संबंधित हैं, इन सब का एक सिनॉप्सिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।